का स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। हम कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं और समझ के कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ परेशानी होगी। आप देखते रहें और आप पढ़ते रहें, और अगर आपके भी कुछ सजेशंस हैं वो मुझे लिखकर ज़रूर दें। ठीक है, अभी छुट्टियां चल रही हैं, ना ही आपको पटाखे बजाने हैं, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। घर में बैठिए आराम से और पढ़िए, तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम कोई ना कोई निकलेगा, आपका क्लियर हो जाएगा। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम का कुछ पता नहीं होता कि कैसा लेवल वो देंगे आपको। चलिए 21st क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इज़ अ डिवाइस फॉर इंश्योरिंग क्रॉस पोलिनेशन। देखो, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है कि पोलिनेशन नहीं हो पाता खुद के ही प्लांट में, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी तब होता है जब जेनेटिक मेथड होता है सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट का समझ में आ गया है तो फिर उसके बाद आंसर तो अपने आप ही ढूंढ लेंगे। ठीक है, ये इंश्योर करता है क्रॉस पोलिनेशन को। बिल्कुल सही बात है। जब सेल्फ इनकम्पैटिबल नहीं है, जैसे आप घर में ही कंपैटिबिलिटी फील नहीं करते हो, तो आपके बाहर वालों से दोस्ती हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत होता है। प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन को भी रोकता है। ठीक है, इंश्योर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इंश्योर नहीं करता। भाई इनकम्पैटिबल है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन को इंश्योर कैसे करेगा? तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। जेनेटिक कंट्रोल फॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये जेनेटिक कंट्रोल करता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए। तो मतलब जो हमारा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है वो किसके लिए है? वो क्रॉस पोलिनेशन के लिए है। तो यही चीज़ उन्होंने घुमा घुमा के दे रखी है। तो सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, 22nd है। इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन द स्टेप्स इन्वॉल्व आर। ठीक है, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें क्या क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहले ये समझ लो कि आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन वो होता है जो हम करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। हम क्या करते हैं? सपोज ये हमारा कोई भी फ्लावर है, ठीक है, समझ लो। हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसमें से मेल पार्ट को रिमूव करते हैं, एंथर को रिमूव करते हैं। ठीक है, एंथर को या मेल पार्ट को रिमूव करते हैं, फर्स्ट स्टेप, जिसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन। ठीक है, फिर हम उसमें बैग लगा देते हैं। बैग लगाने का मतलब है कि उसमें कंटामिनेशन नहीं हो। कंटामिनेशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसमें रेत मिट्टी कुछ ना डले या कोई और बाहर की चीज़ ना आए। उसका मतलब है कंटामिनेशन रोकना। कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब दूसरा कोई पॉलन आके अपने आप ही उस पर फर्टिलाइजेशन ना कर सके, उस पर वो फ्यूज़न ना कर सके। ठीक है, इमेस्कुलेशन हमारा फर्स्ट स्टेप था, जिसमें हमने मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, एंथर को रिमूव कर दिया। फिर हमने उसमें बैगिंग की ताकि उसमें कोई और पॉलन आके कंटामिनेट ना करे। फिर रीबैगिंग का मतलब है कि जो हम चाहते हैं वही एंथर वहाँ पे डालें, और डालने के बाद फिर से इंश्योर कर दें कि उसमें जो हमने डाला है उसी से उसमें फर्टिलाइजेशन होगी, उसी में हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये स्टेप इस तरह से हैं कि जो इमेस्कुलेशन है वो फर्स्ट स्टेप है, मतलब जहाँ जहाँ पे भी 2 दिया हुआ है ऑप्शन में आप उनको देखो। तो सेकेंड और थर्ड में तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया। इमेस्कुलेशन के बाद बैगिंग होता है। ठीक है, रीबैगिंग और बैगिंग में यही फ़र्क है। जो स्टार्टिंग में इमेस्कुलेशन के बाद हम उस पर बैग जो लगाते हैं, एनवेलप जो लगाते हैं, पॉलीथीन होता है अलग से, उसको डालते हैं, जिसकी वजह से दूसरा पोलन आके उस पर स्ट्राइक ना करे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन है फोर्थ। 23rd है। जेनेटिकली पोलन ट्यूब एंटर थ्रू। पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर करती है? तो इसका तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर करती है। ठीक है, अगर जनरली एक नॉर्मल भाषा में हम कह रहे हैं कि जनरली माइक्रोपाइलर रीजन से एंटर करती है, लेकिन वो किसी और तरीके से भी जाती है। सब वो चैलेजल एंड से जा रही होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसका भी कुछ नाम होगा ना। चैलोसोगैमी बोलेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। अगर टेगुमेंट से जा रही है तो उसे मीजोगैमी बोलेंगे। टेगुमेंट से भी जा सकती है पोलन ट्यूब, और उसे पोरोगैमी कहते हैं। जो माइक्रोपाइलर से जाती है उसे पोरोगैमी कहते हैं। तो हर एक का ना कुछ नाम होता है जनरली, लेकिन माइक्रोपाइलर रीजन से ही जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। अब देखें यहाँ पे ना सेल्स दी हुई हैं, एंटीपोडल, एग सेल, साइनर्जिड सेल, पोलर न्यूक्लियाई, मेल गैमेट्स, न्यूक्लियर सेल्स, चैलेजल सेल्स, है ना। तो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि हैप्लोइड सेल कौन कौन सी हैं। देखिए, ये वही क्वेश्चन है, मैं दोबारा से यहाँ पे समझाऊंगी आपको कि जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं वो 3 होती हैं, उनमें 3 न्यूक्लियस होता है। ठीक है,
जो आपकी एग सेल होती है वो एक होती है, उसमें एक हैप्लोइड होती है वो, ठीक है। साइनर्जिड सेल है वो 2 होती हैं, उसमें वो भी दोनों हैप्लोइड होती हैं। तो ये तीनों चीज़ हमारी जो है वो हैप्लोइड हो गई। वैसे तो मेल गैमेट भी हैप्लोइड होता है, लेकिन मैं आपको एम्ब्रियो सैक के केस में बता रही हूँ। ये टोटल कितने न्यूक्लियस हो गए यहाँ पे, तो ये 6 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन हमारी एक सेंट्रल सेल भी होती है जो कि 2 पोलर न्यूक्लियाई रखती है बिफोर फ्यूज़न, ठीक है। तो एक पोलर न्यूक्लियाई को लगा लेते हैं, सेंट्रल सेल को लगा लेते हैं, उसमें हम 2 न्यूक्लियाई लगाएंगे। सेंट्रल सेल की बात यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये पूछेंगे आपसे सवाल में कि अगर 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस हैं तो कैसे हैं। तो वो 8 न्यूक्लियस इस तरह से होते हैं, 3 एंटीपोडल के और 1 एग सेल का, ठीक है, 4 और 2 साइनर्जिड सेल के 6, और उसके बाद 2 जो हैं वो सेंट्रल सेल के हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि वो बिफोर फ्यूज़न 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसलिए 7 सेल हो गई और 8 न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो अब हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था हम उसका आंसर देख लेते हैं। 24 का आंसर है हमारा, पहले 3 थे और फिर 5th वाला था। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 5th वाला जो ऑप्शन है वो हमारे थर्ड ऑप्शन में है। सही आंसर इसका थर्ड होगा। पीईसी क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या है, किससे बनती है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होती है वो आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बनती है, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन के बाद ही पीईसी सेल बनती है, ये याद रखना। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन ऑन एग सेल एंड सेंट्रल सेल बाय 2 स्पर्म थ्रू द सेम पोलन, ये ऑप्शन 4 ही है। देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी देखा है कि ये रिपीट हो रहा है ना। इस तरह से जब आप एग्जाम में देखोगे तो आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपको रिपीट लगेगा, आप आसानी से कर सकते हो। तो इसका 26 का आंसर जो है वो 4th है। 27 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग चूज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या क्या होते हैं? देखो जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं उसमें ट्रिपल फ्यूजन होता है, फॉर्मेशन ट्रिपल फ्यूजन, सॉरी एंडोस्पर्मोजेनेसिस जो होता है वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन एंडोस्पर्मोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, ये सिनगेमी फ्यूजन के बाद होता है। अब जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है उसमें क्या क्या इवेंट होते हैं? यहाँ पे एंडोस्पर्म का बनना, एम्ब्रियो का बनना, ओवल का जो है मेच्योर होकर सीड बनाना, ओवरी का मेच्योर होकर फ्रूट बनाना, ये चीज़ें ही तो होती हैं। तो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो बनना और सीड और ओवल बनना, सीड और फ्रूट बनना, ये सारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा 27 का जो ऑप्शन है राइट वो है 4th, क्योंकि 4th नहीं आना चाहिए, ऑर्गेनोजेनेसिस आना चाहिए 3rd, क्योंकि इसमें ऑर्गन फॉर्मेशन हो रही है, फ्रूट और सीड बन रहे हैं भाई, ठीक है। तो इसका 3rd ऑप्शन होना चाहिए सही। क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स आर स्ट्रिक्टली ऑटोगेमस बिकॉज दे रिमेन। क्लेस्टोगेमस फ्लावर होते क्या हैं? क्लेस्टोगेमस फ्लावर वो होते हैं 28 में जो हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है। देखो जैसे हमने चैज्मोगेमी पढ़ा था जिसमें ओपन मैरिज होता है, क्लेस्टोगेमी क्या होता है? जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करता है। क्लेस्टोगेमी में फ्लावर्स जो होते हैं कभी ओपन नहीं होते, ठीक है। कोमेलिना में आपने देखा होगा, कोमेलिना स्पीसीज में जो हमेशा ही बंद रहते हैं। तो क्लेस्टोगेमी को आप और चैज्मोगेमी को याद रख सकते हो, मतलब क्लेस्टोगेमी में जिसमें हमेशा ही क्लोज रहते हैं वो। तो सही आंसर होगा 2nd। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर सीन इन। देखो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जब भी बात आएगी तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो एक्सल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं इनको, ठीक है, एक्सल्ब्यूमिनस। दूसरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एंडोस्पर्म, इनका जो एंडोस्पर्म है इनका कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है एम्ब्रियो से। तो क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड किस में है? डाइकोट प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक देखो ग्राउंडनट डाइकोट है, बीन्स डाइकोट है, पीस जो है, मटर जो है वो भी डाइकोट है। तो इसका सही आंसर तो 4 होगा ना, ऑल ऑफ द अबो। एंडोस्पर्म कहाँ होते हैं? मोनोकोट्स में होते हैं।
तो मोनोकोट में जैसे कैस्टर है या बीन है ना, तो ये सारी दोनों क्या है, कोकोनट भी जो है वो मोनोकोट है। तो फिर क्या है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इसका ऑप्शन आएगा, कैस्टर, बीन और आप कोकोनट को याद रख लो, एक आधे एग्जाम्पल भी याद होने चाहिए। डाइकोट में आप ग्राउंडनट, बीन्स, पीज रख सकते हो, कैस्टर बीन इसमें मोनोकोट में आएगा। फिर है एग्जाम्पल ऑफ ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन इज, इसके एग्जाम्पल क्या है सेल्फ पोलिनेशन या ऑटोगेमी के। देखो चेस्मोगेमस फ्लावर, कौन से फ्लावर, जो हमेशा जो ओपन रहते हैं, मतलब जिसे ओपन मैरिज भी कहा जाता है। क्लेस्टोगेमी में क्या होता है, क्लेस्टोगेमी में हमेशा क्लोज रहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन वहाँ पे होती है। इसका राइट ऑप्शन बुक में जो है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों दिए हैं, लेकिन जब तक आपको डाउट आपका क्लियर नहीं हो तब तक नहीं होना चाहिए। क्लेस्टोगेमी राइट आंसर है इसका, क्योंकि क्लेस्टोगेमी में फ्लावर कभी ओपन नहीं होते और सेल्फ पॉलिनेशन को वो प्रमोट करते हैं। कोलियोराइजा इज, कोलियोराइजा क्या है, कोलियोराइजा एक्चुअली शीथ है, ठीक है। कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल जो आपने पढ़ा होगा, कोलियोराइजा रूट की शीथ है जो रूट कैप को प्रोटेक्ट करती है ना, और कोलियोप्टाइल क्या होता है, जो शूट को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें ऑप्शंस में है लोअर एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इन मोनोकोट्स, ठीक है। तो मोनोकोट में लोअर एंड है, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पे होती है जो प्रोटेक्ट करती है। एपिकोटाइल इज द अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इन, एपिकोटाइल क्या है, एपिकोटाइल एक्चुअली कोटिलिडन से ऊपर का भाग होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि डाइकोट प्लांट जब ग्रो करते हैं तो इस तरह से कोटिलिडन्स होते हैं, और इसके बाद जो प्लांट का ग्रोथ होती है, उसके बाद जो लीव्स निकलती हैं उसको एपिकोटाइल बोलते हैं। कोटिलिडन से ऊपर का पार्ट ये है एपिकोटाइल, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस ये किस में होता है, ये सभी प्लांट्स में होता है एपिकोटाइल। एल्यूरोन लेयर किस में होती है, एल्यूरोन लेयर मोनोकोटिलिडन्स में होती है। एल्यूरोन लेयर का आप जब हायर क्लासेस में देखोगे तो आपको ग्रेन के उसमें दिखाया जाएगा कि एल्यूरोन लेयर में किस तरह से हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, किस तरह से वो प्रोटीन रखते हैं, है ना। तो ये मोनोकोटिलिडन्स में होती है। अभी के लिए इतना समझ लो। जो माइक्रोपाइल है उसका फंक्शन क्या है, माइक्रोपाइल का देखिए, माइक्रोपाइल एक्चुअली वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना। हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो हमारी पोलन ट्यूब होती है माइक्रोपाइलर एंड से ही ज़्यादातर एंटर करती है हमारे एम्ब्रियो सैक में। तो माइक्रोपाइल और क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब करेगी जिससे जर्मिनेशन में हेल्प करेगी। दूसरा ये गैसियस का डिफ्यूजन भी इसी से होता है जो प्लांट को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो सही ऑप्शन होगा थर्ड। 36 है सीड जर्मिनेशन रिक्वायर लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। ऐसे क्वेश्चंस को कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा सीड तो कहीं पे भी जर्मिनेट कर जाते हैं भाई। जहाँ लाइट नहीं है वहाँ आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होती, ठीक है। तो लाइट की ज़रूरत नहीं है, बाकी सभी की ज़रूरत है। तो मॉइस्चर भी, ऑक्सीजन भी और टेम्परेचर भी सूटेबल होना चाहिए। तो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे सही है, लेकिन यहाँ पे हाँ दिया हुआ है, मुझे लगा ये वाला सेकंड ऑप्शन जो है वो सही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत मोटिवेट भी करते हैं कि हाँ आपको बेसिक सी चीज़ें पता चल गई। हो सकता है हायर क्लासेस जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको नहीं पता हो और आपको पता हो, है ना, कितना अच्छा लगता है। थैलेमस कंट्रीब्यूट इन द फ्रूट फॉर्मेशन इन, थैलेमस किस में, थैलेमस जो एडिबल पार्ट होता है एप्पल का वो थैलेमस होता है, लेकिन स्ट्रॉबेरी और कैशनट में भी ये होता है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के बिना डेवलप होते हैं, ठीक है। फ्रूट किससे डेवलप होता है, ओवरी से, ठीक है, और अनफर्टिलाइज्ड ओवरी से। तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स डेवलप्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड ओवरी। 39 है, आपको मैच करना है। देखिए अभी अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि जो हमारा आउटर इंटेगुमेंट होता है वो टेस्टा कहते हैं, इनर वाले को टैगमन कहते हैं, है ना। ओवरी फ्रूट बनाती है, ओव्यूल सीड बनाते हैं, न्यूसेलस जो है वो आपका
पेरिस्पर्म बनाता है, ओवरी वॉल पेरिकार्प बनाता है। तो सारे उसके सामने ही रखे हुए हैं भैया, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में हमें मिल भी गया है। ठीक है, तो सारे उसके सामने ही हैं, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं होते, आप ध्यान रखना एग्जाम में। एपोमिक्सिस क्या होती है? एपोमिक्सिस एक्चुअली एक फ्रूट डेवलपमेंट होता है, एक सीड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के। जो फ्रूट डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लिया करो, पॉज करने के बाद आप अपना आंसर लिख सकते हो। एक होता है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है एपोमिक्सिस। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।